पूरे राय विधानसभा में कोई भी आदमी, आप भी सिंगल आदमी भी ये कहता हुआ नजर नहीं आएगा कि किस उम्मीद से चुना था और उन उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। अधिकारी नहीं सुन रहे सर, या विपक्ष जो कह रहा बजट गायब हो गया है, या सर अधिकारी जानबूझकर सुनवाई नहीं कर रहे हैं? उसको तुरंत 30 दिन में हल करा के दूंगा। अगर नहीं दूंगा तो आप इसी चैनल से दिखाना कि विधायक को मैंने ये कागज दिए और ये काम नहीं हुए। बड़े प्रोजेक्ट राय में जाने थे, जिनमें से चौहान जोशी में बस स्टैंड बनना था और एक ट्रामा सेंटर आपकी भी वो मुख्य मांग थी कि बने, लेकिन सर 9 साल में वो 9 कदम भी नहीं। तो 60 करोड़ तो अपने आप से खाते हैं और 80 करोड़ लोग सरकार का दिया हुआ भोजन खाते हैं, तो गरीब आदमी को कहीं भी कोई परेशानी नहीं है। हिंदुस्तान में मैं मानता हूँ आज खाने की किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। बीजेपी पार्टी ये बताया कि सोनीपत में सरकारी यूनिवर्सिटी कौन सी है, शिक्षा में और हेल्थ में सरकार ने कोई काम साथ सोनीपत में नहीं किया। चुनावी घोषणा पत्र की जो अक्षर से हम उसकी पालना करते हैं, उसको काम को पूरा करते हैं और कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने ना झूठा वादा किया है ना करेगी। नमस्कार, स्वागत है आपका सोनीपत 24 के खास कार्यक्रम सुनिए नेताजी। आज सवालों के घेरे में होंगे राय से विधायक और बीजेपी पार्टी के प्रदेश महामंत्री मोहनलाल बड़ोली। सत्ता पक्ष से हैं तो सवाल सबसे ज्यादा इन्हीं से होंगे, क्योंकि सत्ता पक्ष पर विपक्ष भी सवाल खड़े करता है और जनता की जब मांग पूरी नहीं होती तो धरने प्रदर्शन हो या फिर जनता की पीड़ा हो, उसको लेकर भी सवाल सरकार पर ही खड़े होते हैं। और सवाल उन जनता के लिए भी होंगे और सवाल विपक्ष के लिए भी होंगे। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं मोहनलाल बड़ोली जी। मोहनलाल बड़ोली जी, सबसे पहला सवाल ये कि जनता ये कह रही है कि जिन आंसू के साथ सरकार में आप आए उन आंसू पर आप खरा नहीं उतर रहे और विपक्ष उसको मुद्दा बना रहा है। और सबसे बड़ा मुद्दा आज समय बना रहे हैं पीपीपी, परिवार पहचान पत्र। मैंने जब चुनाव लड़ा है, जब किसी भी इस प्रकार की आज जनता में पूरे राय विधानसभा में कोई भी आदमी, आप भी सिंगल आदमी भी ये कहता हुआ नजर नहीं आएगा कि किस उम्मीद से चुना था और उन उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। जनता की जो उम्मीदें नहीं थी वो भी काम करने का हमने काम किया है और बहुत सारे नए काम किए हैं। और जो आपने बात करी है परिवार पहचान पत्र की, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूं और आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं, अगर आपके पास कोई भी परिवार पहचान पत्र से जुड़ी हुई समस्या आए, आप टेस्टिंग के तौर पर मेरे फोन पर डालें, उसको तुरंत 30 दिन में हल करा के दूंगा। अगर नहीं दूंगा तो आप इसी चैनल से दिखाना कि विधायक को मैंने ये कागज दिए और ये काम नहीं हुए। या जनता का कोई भी आदमी मेरे व्हाट्सएप पर कर दे, मैसेज कर दे, मैं उनका काम टेलीफोन पर ही करता हूं और मैं सबको घर बैठे सुविधा देता हूं। और मैंने मनादी करा के गांव में अपने राय विधानसभा में मनादी करवाई है, सरपंचों के माध्यम से करवाई है, अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से करवाई है और सभी से कागज कलेक्ट किए हैं। जिस आदमी की जो भी समस्या है, परिवार पहचान पत्र की है, चाहे आयु होने के बाद उसको पेंशन की है, चाहे गरीबी रेखा की है, चाहे आयुष्मान कार्ड की है, चाहे कोई भी सरकारी सहायता उसको मिलती है और सरकारी सहायता का वो मिलने का हकदार है, उसको नहीं मिली है, उसको भी मैं दिलवाने का काम करता हूं। और मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि हम जिस प्रकार से अब लगे हैं, पहले इस परिवार पहचान पत्र में जो त्रुटियां आई थी उन त्रुटियों को सबको दूर कर दिया गया है और नए विजन के साथ सबके उस काम में लगे हैं। और पूरा 6 दिन तक, अभी कल 6 दिन हुए हैं, पूरे प्रत्येक गांव में 6 दिन तक एक गांव में परिवार पहचान पत्र को लेके ही हमने कैंप लगाए हैं। विधायक जी, ये आपकी बात रही कि आप अपने का क्षेत्र में परिवार पहचान पत्र के कामों को दूर करवा रहे हैं, लेकिन समस्या पूरे प्रदेश की है, सोनीपत की भी हैं और अन्य जगहों की भी हैं। लोग एडीसी के दफ्तर में मिल जाएंगे, आपके पास भी आकर मिलते होंगे। कहीं ना कहीं आपको भी याद होगा विधानसभा में जो आपकी साथी पार्टी जेजेपी, उनके विधायक ने ये तक कह दिया था कि इसे खत्म कर दें वरना अब की बार सरकार कांग्रेस बना रही है। ये जिन आदमियों को उस की जानकारी नहीं है, जानकारी के अभाव में कई दफा आदमी बोलता है, लेकिन जब उसको पूरी तरह से उस पोर्टल पर देखेंगे, जिस प्रकार की जानकारियां उस पर लोड होती है, जिस प्रकार का डाटा सरकार को मिलता है और जिस प्रकार से लोगों को उसका फायदा मिलता है, उसका अनुभव अगर करना है तो उसको पूरा जांचना परखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और मैं ये कहता हूं कि ये जो डिजिटल का जो तरीका है, पूरी ईमानदारी के साथ अगर सरकार के कर्मचारी और नेता उस पर काम करेंगे तो पूरी ईमानदारी गरीब जनता के साथ होगी। गरीब का हक गरीब तक पहुंचने का अगर सही साधन है तो वो डिजिटल का तरीका है।
आपने बिल्कुल सही कहा कि डिजिटलाइजेशन जरूरी था और वो हो भी रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इस डिजिटलाइजेशन में युवा शक्ति हमारी सबसे बड़ी है। उसको नहीं मानते कि सरकार जिस ट्रैक पर काम करना चाहिए था सरकार को युवाओं के प्रति, हालांकि काम कर रही है सरकार, हम ये नहीं माना नहीं कर रहे कि सरकार काम नहीं कर रही, लेकिन जिस लेवल पर रोजगार चाहिए था सर, रोजगार नहीं है। और युवा इसी कारण कहीं ना कहीं आप भी देख रहे होंगे कि नौकरी चाहिए ज़्यादा बड़ी, लेकिन ग्रुप डी की निकाल दी गई, जिसकी वजह से जिन्होंने एमडी एमएड कर रखी है, पीएचडी होल्डर हैं, वो उस नौकरी में चले गए। क्या उनके लिए कोई और प्लानिंग? बहुत सारी नौकरियां सरकारी नौकरी के अलावा प्राइवेट सेक्टर में है, और आज आंकड़ों के साथ मैं बताना चाहता हूं कि प्राइवेट सेक्टर में सरकारी सेक्टर से कई गुना ज्यादा नौकरियां होती हैं, और सरकार के पास जितनी जरूरत है वो उतनी ही वैकेंसी निकालता है। बच्चे ज्यादा हैं, अगर आज सरकार 5 वैकेंसी निकालती है तो कई हजार बच्चे अप्लाई करते हैं। तो ये मैं मानता हूं, इससे अंदाजा लग सकता है सर बेरोजगारी तो है। ये मैं मानता हूं बेरोजगारी नहीं है, सरकारी रोजगार की जरूरत है। जो आदमी प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करता है वो भी अप्लाई करता है जी। तो बहुत सारा बड़ा तबका ऐसा है जो सरकार की नौकरी चाहता है। सरकार की नौकरी चाहने वाले व्यक्ति बहुत ज्यादा है, और मैंने ये भी देखा है कि एक बच्चे का 2-2 डिपार्टमेंटों में सिलेक्शन हुआ है। अभी आज मेरे पास 3 बच्चे ऐसे आए हैं जिनका 2 डिपार्टमेंटों में सिलेक्शन हुआ है, लेकिन वो मेरिट के आधार पर हुआ है। तो मेरिट के आधार पर नौकरी जो देने का क्रम जो शुरू हुआ है, वास्तविकता में गरीब के घर तक रोजगार पहुंचा है। गरीब आदमी की हिस्सेदारी सरकार में बढ़ी है, और मेरिट के आधार पर जो ये काम हुआ है ये सारा डिजिटल तरीके से हुआ है, पोर्टल के माध्यम से हुआ है, तभी इसमें पारदर्शिता आई है, तभी ईमानदारी के साथ काम हुआ। मोहन जी, आपने कहा बात आई गरीब की, कि गरीबों के लिए सरकार काम कर रही है घर घर जाकर, लेकिन सर आज भी ये देखा जा रहा है कि पीपीपी परिवार पहचान पत्र में भी आपके पास भी कई शिकायतें जरूर पहुंची होंगी कि जिन लोगों को जरूरत है कि जिनके घर तक राशन जाए, तेल जाए, या जो सरकार सुविधा दे रही है वो पहुंचे, उन तक तो नहीं पहुंच रही। कुछ आदमी कट गए हैं, लेकिन जिनकी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, गाँव में कोठियां बनी हुई हैं, उनका नाम उस परिवार पहचान पत्र के तहत पीले कार्ड बन गए हैं। अगर कोई भी ऐसा पीला कार्ड किसी का बना है और गलत जानकारी के आधार पर बना है, उसकी जैसे ही हमारे पास कोई इंक्वायरी आती है उसको इंक्वायरी भी करते हैं और उसको दुरुस्त भी करते हैं। कहीं कहीं त्रुटि हो सकती है, लेकिन मैं ये मानता हूं ये परिवार पहचान पत्र का जो पोर्टल बना है ये बहुत लाभकारी है और गरीब आदमियों के लिए लाभकारी है। मैं ये भी मानता हूं कि बहुत सारे जो आपने चर्चा की है, क्योंकि पॉलिटिकल आदमी है, हम मंच के माध्यम से ये बात नहीं बोलते, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से ये मैं बात बोलना चाहता हूं कि कुछ लोगों ने पहले ये फायदा ले रखा था, उनका कटा जरूर है, और ये आंकड़े भी बताते हैं बहुत सारे लाखों की संख्या में इस प्रकार के कटे हैं, लेकिन वो उस दायरे से बाहर थे तभी उनके कटे। मोहन जी, आपने देखा होगा एक समय था कि कहते थे कि दाल रोटी खा लेगा गरीब आदमी, लेकिन दाल बहुत ज्यादा महंगाई बहुत ज्यादा आ गई है, गैस सिलेंडर भी बहुत ज्यादा महंगा हो गया। उसके लिए कोई बीच का रास्ता सरकार द्वारा बनाने का प्लानिंग है कि गरीब आदमी तक पहुंच सके, क्योंकि बहुत ज्यादा महंगाई है। गाड़ी तो खा के सोचे सर, दाल रोटी तो नहीं सोच रहा। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, जो ये प्रचार करते हैं दाल और रोटी, आज आंकड़ों के साथ आप सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं 80 करोड़ लोगों को सरकार ने राशन देने का काम किया है। ये आंकड़े हैं। आज देश की पॉपुलेशन 140 करोड़ है। 60 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको सरकारी राशन नहीं मिलता, तो 60 करोड़ तो अपने आप से खाते हैं और 80 करोड़ लोग सरकार का दिया हुआ भोजन खाते हैं। तो गरीब आदमी को कहीं भी कोई परेशानी नहीं है। हिंदुस्तान में मैं मानता हूं आज खाने की किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। आज जो जरूरत है वो है काम की, और प्राइवेट सेक्टर में भी काम है, सरकारी सेक्टर में भी काम है। काम करने वाले को आज काम की कोई कमी नहीं है, काम करने की मानसिकता। जी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि सरकार गरीबों को दे रही है, लेकिन कोई ऐसा रास्ता नहीं कि गरीब खुद ही बना खा ले। आज गरीब को खुद बना के खाने के लिए उनको रोजगार, उनको हम जो रेडी लगाता है उसको भी मुद्रा लोन की मार्फत उनको ऋण दे के उनकी आय बढ़े। हमारी सरकार की यही पॉलिसी है कि हमारा प्रयास है कि कम से कम जो आज गरीबी रेखा में जो लोग हैं उसमें से 20% लोग उस गरीबी रेखा से ऊपर उठे। यही सरकार का प्रयास है। और बहुत सारे लोग अच्छे साधन संपन्न होते हुए भी गरीबी में आ जाते हैं जी, वो उसका फायदा ले, और जो उसके माध्यम से ऊपर उठ जाते हैं गरीबी रेखा से वो उसका फायदा ले। ये हमारा प्रयास है। सर 9 साल सरकार को हो गए हैं, 10वां साल हो जाएगा अगले साल,
तो आप राय से विधायक हैं सर, दो बड़े प्रोजेक्ट राय में जाने थे, जिनमें से चौहान जोशी में एक बस स्टैंड बनना था और एक ट्रामा सेंटर आपकी भी वो मुख्य मांग थी कि बने, लेकिन सर 9 साल में वो 9 कदम भी नहीं सरका। ये जो आपने बात की है, ये जो बस स्टैंड, जो पोर्ट बस डिपो के नाम से ये बनना था, ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने पास किया था। पूरे देश में ये 3 पास हुए थे। उसमें ये चौहान जोशी जीटी रोड बालगढ़ के पास में साई स्टेडियम के सामने ये जमीन हुई थी, और इसमें अब ये पीपी मॉडल पर बनाने की इसकी फाइल चली हुई है और बहुत जल्दी इस पर काम शुरू होगा। और इसी प्रकार का जो बड़ा काम जो मुरथल बस स्टैंड के ऊपर है, यहाँ इलेक्ट्रिक बसों का डिपो बनेगा, वो भी बहुत जल्दी शुरू होगा। और जो खेवड़ा के अंदर 100 बेड का हॉस्पिटल और ट्रामा सेंटर, ये भी सरकार ने पास किया, बहुत जल्दी इसका भी काम होगा। सर 9 साल में, हमारा सवाल यही है सर, 9 साल में फाइलें कहाँ तक पहुंची हैं? क्योंकि 9 साल सरकार को, आपको भी हो गया, चुनाव आने वाले हैं सर, बहुत बड़ी लोगों को आस है, क्योंकि शहर सोनीपत शहर में जाम बहुत ज़्यादा है। वहाँ से बचने के लिए आपका प्लानिंग बहुत अच्छी थी कि बाहर बसों को भेज दें तो ट्रैफिक से बचा जा सकता है। हाईवे पे एक्सीडेंटों को, लोगों को बचाने के लिए ट्रामा सेंटर पास हुआ सर, लेकिन अब तक आपकी बातचीत सीएम मुख्यमंत्री जी से हुई हो, विद साहब से हुई या किसी और मंत्री से, कहाँ तक फाइलें गई है? इसकी फाइल की मैं कॉपी भी आपको अभी दूंगा, मेरे फोन में पड़ी है, और मेरी अभी एसीएस साहब के साथ भी, सरकार के मंत्री के साथ भी बात हुई है, और ये बहुत जल्दी फाइल तेज गति से आगे बढ़ेगी, इस पर काम भी शुरू होगा। और बहुत सारे नए काम हमारी राय विधानसभा में हुए हैं, और जो एक लंबा आंदोलन यहाँ चला, वो भी एक बड़ा कारण रहा। यहाँ वो काम उस गति से नहीं हो पाया। नेशनल हाईवे 44 नंबर अभी कंप्लीट हुआ है, और आपने देखा होगा अभी बहुत सारा काम बाकी था, अब वो 2 महीने पहले ही पूरा हुआ है। थोड़ा बहुत फिनिशिंग का काम बाकी है, और बहुत ही तेज गति के साथ जो यहाँ विकास होना चाहिए था वो हुआ है। सड़कों के मामले में हम बहुत आगे हैं। यहाँ ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे की बात करें या बाईपास की बात करें, 334B की बात करें, केजीपी केएमपी की बात करें, बहुत सारा सड़कों के मामले में काम हुआ है। और जो एक रेल कॉरिडोर बनना है, उस पर भी सर्वे होकर काम चालू, उस पर बहुत तेज गति के साथ वो भी होगा। और यहाँ कई और भी नई परियोजनाएं हैं, वो जल्दी शीघ्र जब मुख्यमंत्री जी आएंगे उनकी घोषणा करेंगे। विधायक जी, आपने अच्छा कहा कि सड़कें बनी हैं, हम भी ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छे मार्ग बने हैं, लेकिन सर बात अगर सोनीपत शहर की करें तो सर आपके रास्ता बाहर से जो गया हुआ है, अधिकारी नहीं सुन रहे सर, या विपक्ष जो कह रहा बजट गायब हो गया है, या सर अधिकारी जानबूझकर सुनवाई नहीं कर रहे हैं? अधिकारी काम पर लगे हैं, और ये विपक्ष का एक रहता है कि वो इस प्रकार का वातावरण बनाए। आज पूरी सरकार काम में लगी है और अधिकारी भी काम में लगे हैं, और सबकी सुनते हैं। सर कब तक माने सोनीपत की सड़कें? कब तक माने? जनता की बात अगर मैं कहूं, आज हमें पब्लिक बोलती है कि आज जो 9 साल से सरकार हरियाणा प्रदेश में है और केंद्र में है, लोगों की अगर सही सुनाई हुई है तो हमारी सरकार में हुई है, और अधिकारियों ने अच्छे से बात को सुना है और अच्छे से काम को किया। सर सोनीपत की शहरों की सड़कों कब तक हम माने, कब तक सोनीपत की जनता आपको देख रही है कि कब तक माने कि सभी सड़कें ठीक हो जाएंगी? क्योंकि बहुत ज्यादा, आपको भी पता होगा, बहुत परेशानी सड़कों से। मैं अभी पीछे हमारी मीटिंग हुई थी, एक चैनल के माध्यम से यहाँ एक विपक्ष की डिबेट हुई थी, और मैंने उसमें कहा था कि 60 दिन में सोनीपत जिले की सभी सड़कें बन जाएंगी। और आप देख रहे हैं, जिस सड़क पर भी आप जाएंगे वहाँ काम चालू है और काम चल रहा है। थोड़ी बहुत रुकावट जहाँ आती है उसको तेज गति से दोबारा से शुरू करवाएंगे। सर एक सोनीपत में सिविल हॉस्पिटल बनाया था, 100 बेड का था, आपकी सरकार में 200 बेड का हुआ, लेकिन सर आपके पास शिकायतें आई या नहीं आई, या हम बता देते हैं, उसके हालात बहुत ज़्यादा खराब है सर। एक्सरे मशीन खराब है, अल्ट्रासाउंड के लिए रिजर्विस्ट नहीं है, गरीब जनता जब पहुंचती है, डॉक्टर जो दवाई लिखते हैं वो दवाई गायब मिलती है या फिर डॉक्टर ही गायब मिलता है। अव्यवस्था इतनी ज़्यादा है सर। मूलभूत सुविधाओं में सबसे पहले हॉस्पिटल ही आता है सर, एजुकेशन और हेल्थ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्या कोई कदम उठाया जाएगा? हमारी सरकार ने बहुत सारे नए डॉक्टरों की भर्ती की और नए डॉक्टरों को काम भी दिया है। और जो सोनीपत हॉस्पिटल की आपने बात की है, यहाँ 300 बेड का अपग्रेड करके इसको बिल्डिंग बनने का काम जल्दी शुरू होगा। नक्शा उसका फाइनल हो गया, जगह चिन्हित होगी, और मैं खुद हॉस्पिटल में जाके आया था। बहुत जल्दी उस पर काम होगा। जहाँ दवाइयों की आपने बात करी है, इसकी जांच करवाएंगे और जल्दी दवाइयों की कमी को पूरा। मशीनें खराब है सर, अल्ट्रासाउंड मशीन या फिर एक्सरे, जो एक्स्ट्रा मशीन की, अल्ट्रासाउंड की, या जो भी मशीन की आपने बात की है, उसकी भी तुरंत जांच करवा के उसको भी ठीक करवाने का काम करें। सर विपक्ष एक बात कहते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा,
सब सोनीपत आते हैं या रोहतक में रहते हैं कि मैं जब मुख्यमंत्री था तो खानपुर यूनिवर्सिटी मैंने बनवाई, लेकिन बीजेपी पार्टी ये बताया कि सोनीपत में सरकारी यूनिवर्सिटी कौन सी आई, शिक्षा में और हेल्थ में सरकार ने कोई काम खासकर सोनीपत में नहीं किया है। मेरे को पता है कि जब खानपुर यूनिवर्सिटी बनी थी, स्कूल से अपग्रेड हो गया, उसके बाद उस यूनिवर्सिटी में बहुत सारा काम हमारी सरकार आने के बाद हुआ है। वो कई बिल्डिंगों का उद्घाटन हुआ है, और जब कोरोना काल था तो वहाँ ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम हमने किया था, और सोनीपत हॉस्पिटल में ही प्लांट लगाने का काम किया था, ऑक्सीजन की कमी को पूरा किया था। और जितने भी काम आपने एजुकेशन से संबंधित बताए हैं, डीकस्ट यूनिवर्सिटी सरकारी है, उसके बाद यहाँ 2 बिल्डिंगें सैंक्शन हुई है, और यहाँ सीपेट जो यूनिवर्सिटी है उसमें प्रगति हुई है, और लॉ यूनिवर्सिटी, अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी मेरे विधायक बनने के बाद यहाँ बिल्डिंग उद्घाटन हो गया, वो चालू हुई है। और जो भी आज यहाँ एजुकेशन सिटी है, और मैं ये मानता हूँ सोनीपत जिले में आज 11 यूनिवर्सिटी हैं, और राय विधानसभा एक ऐसी है जिसमें 9 यूनिवर्सिटी हैं, एजुकेशन का हब है, और हमारी सरकार ने शिक्षा की तरफ, चिकित्सा की तरफ बहुत ध्यान दिया है। जो खामियां रही हैं सर उन पर ध्यान दिया जाएगा, खासकर जो आपने कहा कि प्राइवेट सेक्टर हालांकि आ रहे हैं, मारुति भी आप लेके आए हैं, मारुति आ रही है, कहा यह जा रहा है आपकी सहयोगी पार्टी जेजेपी की 75% आरक्षण हमने पास करवाया है और युवाओं को रोजगार वहां पर मिलेगा, लेकिन क्या वो ठीक रहेगा सर? रोजगार के लिए प्रत्येक सरकार की जिम्मेवारी है, और वो अपने प्रदेश के युवाओं का ध्यान रखे, और ये अच्छी पहल की थी कि 75% आरक्षण हरियाणा प्रदेश के युवाओं को मिले। ये अच्छी पहल सरकार ने की है, मैं इसका बहुत बहुत स्वागत भी करता हूँ। और फिर भी जो भी नई योजना बनाने की बात है, नए नए उद्योग लाने की बात है, और देश में और प्रदेश में जब तक कोई नए उद्योग नहीं लगेंगे तो रोजगार नया नहीं आएगा। इसलिए बड़े बड़े रोजगार के साधन सरकार जुटाए, इस प्रकार के उद्योगों को लेके आए, ये सरकार की जिम्मेवारी है, और उसको हमने पूरा किया। सर अब की बार किन मुद्दों को लेकर आम जनता के बीच जाएं, क्योंकि लोकसभा चुनाव तो अभी थोड़े दिन का समय है, कभी भी आचार संहिता लग सकती है, उसके बाद विधानसभा चुनाव भी अपने प्रदेश में है, तो 2024 में 2 बड़े चुनाव हैं, तो किन मुद्दों को लेकर अब की बार जनता के बीच बीजेपी पार्टी जाएगी? भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही जब भी चुनाव में जाती है, अपने जो पिछले काम किए हैं उनके आधार पर, और विकास के जो काम हमने किए हैं उसके आधार पर वोट हम मांगने का काम करते हैं। और जो घोषणा पत्र हम जारी करते हैं, चुनावी घोषणा पत्र की जो अक्षर से हम उसकी पालना करते हैं, उसको काम को पूरा करते हैं, और कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने ना झूठा वादा किया है ना करें। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री हो, एक बात कह रहे हैं, आपने भी सुना होगा कि 4 डिप्टी सीएम होंगे अगर उनकी सरकार बनती है कांग्रेस पार्टी की, और 1 डिप्टी सीएम ब्राह्मण समाज से होगा। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी का कोई इस प्रकार का उनको कोई भी पोर्टफोलियो नहीं है जो वो घोषणाएं कर रहे हैं उस प्रकार की घोषणा कर पाए। और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी उस पर उंगली उठाई है कि भूपेंद्र हुड्डा ने इस प्रकार की घोषणा नहीं करनी चाहिए, फिर भी आपने प्रसन्न किया है। और ये मैं तो कहूँगा भूपेंद्र हुड्डा के या मुंगेरी लाल के सपने साबित होंगे, उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। और हमारे एक कहावत है ना कि बस टैक्सी गाड़ी तो है नहीं और सवारियां ढूंढने का जो काम कर रहे हैं, आप पहले विधायक बन के आए, उसके बाद सरकार की सोचें। सर एक बात और कह रहे हैं, हमारे विधायक यहाँ से सोनीपत से ही हैं, आपको ही पता होगा, वो हालांकि काम कम और धरने पर ज़्यादा रहते हैं, लेकिन उनको एक बात ये कह रहे हैं कि जेजेपी पार्टी बीजेपी पार्टी की सहयोगी पार्टी है, जितना ध्यान, हालांकि ठीक है सरकारी ठेके पहले भी थे अब भी हैं, सरकारी ठेकों पर दिया, इतना ध्यान सरकारी हॉस्पिटल और सरकारी यूनिवर्सिटी लाने में अगर पार्टी दे देती तो शायद युवाओं पे जो क्राइम बढ़ रहा है, कमिश्नरेट आ गया, क्राइम ग्राफ नीचे की बजाय ऊपर जा रहा है, वो कम हो जाता और युवाओं को रोजगार मिलता। जो यहाँ हाल के विधायक हैं, आपने चर्चा भी की है, और वो एक्सीडेंटल विधायक हैं। आगे आगे चुनाव जब भी आएगा उसको अपनी लोकप्रियता का पता भी चलेगा। और जो सरकार के ठेके, सरकार के काम की जो आलोचना वो करते हैं, वो बिल्कुल बगैर तथ्यों के करते हैं, राजनीतिक द्वेष भावना से करते हैं, और कभी भी वो मुद्दों के लेके, किसी भी काम को लेके उन्होंने आंदोलन नहीं किया। जब भी कोई आंदोलन करने वाला, कोई भी कर्मचारी हो या कोई भी किसी भी प्रकार की कोई संस्था हो, उसमें अगुवाई जाके फोटो खिंचवाने का काम जरूर किया। सर कमिश्नरेट लेकर आई आपकी सरकार सोनीपत में, लेकिन क्राइम ग्राफ नीचे जाने की बजाय ऊपर आ रहा है, आपको ही पता, हत्याएं, लूट, चोरी लगातार बढ़ रही हैं। क्या सर सोनीपत क्राइम ब्रांच से या सीपी साहब से आपकी बैठक हुई है, कोई नया प्लान है जिससे इसे लगाम लग सके?
मेरी पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक होती रहती है और अभी 5 दिन पहले ही सीपी साहब के साथ भी बात हुई है और बहुत सारी बातें हमारी हुई हैं। ये ऐसा एक जिला है सोनीपत, दिल्ली प्रदेश से लगता हुआ और इधर उत्तर प्रदेश से लगता हुआ, और ये जो नेशनल हाईवे गुजरे हैं, कहीं से भी कोई क्राइम करके चलता है तो इन रास्तों से वो निकलता है। तो इस प्रकार का ये स्टेट है, दिल्ली के साथ लगता हुआ जिला है। फिर भी मैं ये कहूँगा कि बहुत सख्ती हुई है यहाँ, पुलिस अधिकारियों को बढ़ाने के बाद बहुत सारा अंकुश लगा है। आज सोनीपत में अपराधी नहीं है, लेकिन कहीं कहीं से आके वो अपराध करके जरूर चले जाते हैं और हमारी पुलिस उसको पकड़ने का भी काम करते हैं। और जिस प्रकार से, जिस गति के साथ यहाँ संभावनाएं थी कि सोनीपत में क्राइम रेट बहुत ज्यादा बढ़ेगा, उस पर अंकुश लगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सर, हमारा कह सकते हैं कि जिला भी पड़ोसी है, वहां की क्राइम जनता ये कहने लगी है कि हम बहुत सेफ हैं, सुरक्षित हैं, जबकि हमसे 10 गुना बड़ा राज्य है। लेकिन हरियाणा के लिए सर कोई अलग प्लान है ऐसा? हालांकि एसटीएफ बनाई गई है सोनीपत पुलिस, लेकिन क्राइम का ग्राफ लगातार आंकड़े उठाएं तो हम ये कह सकते हैं कि सोनीपत जिला मर्डर्स में, अगर हफ्ते में 2-3 मर्डर ना हो तो सोनीपत जिले में ये होने लगता है कि पुलिस, सवाल जब खड़े होते हैं सर, जब 3-4 हत्याएं हो जाती हैं, तो उनके लिए कोई सख्ती जरूरत है सर। ये जो आपने बात की है मर्डर की, ये लोगों का आपसी झगड़े हैं और कोई गैंगवार नहीं है सोनीपत में, और कोई भी गैंग आज के डेट में सोनीपत में सक्रिय भी नहीं है। और जिस भी गैंग की बात करते हैं उनको पुलिस ने पकड़ने का काम किया। ये घरेलू झगड़े हैं, कई दफे ऐसा हो जाता है, और मैं ये बात मानता हूं कि ये जो घरेलू हिंसा भी है, इसको भी पुलिस रोकथाम करेगी, इसके ऊपर भी बात करेगी। सर आपके गांव का सड़क है, हालांकि आपने पास करवा दी है, कब तक जनता देखे, कब तक पूरा होगा सर वो रोड? क्योंकि मुरथल रोड का काम शुरू हो गया, लेकिन बड़ोली वाला रोड का काम अभी शुरू नहीं है। वो वही ठेकेदार है, एक ही ठेकेदार है। जिस ठेकेदार ने मुरथल से काम शुरू किया है उसी ने वो सड़क बनानी है, और मेरे को लगता है कि 1-2 दिन में ही वो जल्दी शुरू कर देंगे। जनता आपसे क्या उम्मीद रखी है अब आने वाले चुनाव में? नया क्या? नया जनता जिस प्रकार की बात रखेगी, जनता जिस प्रकार का भी कोई भी काम मेरे को देगी, वो उस काम को करवाने का काम करेंगे। और मैंने जब चुनाव लड़ा था तब भी हर चौपाल में ये बात कही थी कि जो भी जनता डिमांड काम की करेगी वो सारे काम करवाने का प्रयास करेगी। ये थे राय से विधायक मोहनलाल बडोली, जनता के सवालों का बेबाक जवाब दिया। मिलते हैं अगले नेता से जनता की बातों के साथ। नमस्कार।